प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। अर्थात जो जंतुओं में जो लिंग निर्धारण होता है वह किस प्रकार से होता है। तो लिंग निर्धारण कहाँ से शुरुआत हुआ, इसमें इतिहास हम लोग देखेंगे कि किस वैज्ञानिक ने गुणसूत्र को बताया। हालांकि वो भी गुणसूत्र को नहीं बताए थे, लेकिन एक कोशिका में या जो युग्मक होते हैं उसमें उन्होंने एक ऐसा रचना देखा जिसको एक्स काय नाम दिया। माने उनको नहीं पता था कि ये गुणसूत्र है। बाद के वैज्ञानिकों ने बताया कि वो जो वैज्ञानिक थे हेंकिंग, तो हेंकिंग नामक वैज्ञानिक ने जो शुक्राणुओं, कुछ टिड्डा या जो इंसेक्ट्स होते हैं कीट, उसके शुक्राणुओं में कुछ रचना देखा, उसका नाम एक्स देखा, एक्स बोला। लेकिन उनको इसके बारे में इसका कोई वैज्ञानिक कारण उनको पता नहीं चला। बाद के वैज्ञानिकों ने उनको देखा और बोले कि जो हेंकिंग बोले थे कि कोशिका में जो एक रचना पाई जाती है जिसको एक्स काय कहा गया, वो वास्तव में एक्स गुणसूत्र होता है। और यह गुणसूत्र उस टिड्डा में या जो कीट होते हैं उसमें लिंग निर्धारण का काम करते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण, यानी गुणसूत्र ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं लिंग निर्धारण करने के लिए। तो इस पहले टॉपिक में, पहले हेडिंग में है इतिहास। तो इतिहास में यहाँ पर क्या है कि हेंकिंग एक वैज्ञानिक हैं। 1819 में कीटों के जो शुक्र जनन की जो विभिन्न अवस्था होती है, यानी शुक्राणु बनने की जो विभिन्न अवस्था होती है, उसमें देखे कि 50% शुक्राणुओं में, उसके केंद्रक में एक रचना पाई जाती है। 50% शुक्राणुओं में वह जो रचना थी, विशेष केंद्रिकीय रचना, वो पाई जाती थी और 50% में वो अनुपस्थित था, जिसको हेंकिंग ने उस रचना को क्या नाम दिया, एक्स बॉडी नाम दिया या एक्स काय नाम दिया। एक्स काय इसको कहते हैं। लेकिन इस एक्स काय के बारे में हेंकिंग को कुछ पता नहीं था। बाद के वैज्ञानिकों ने हेंकिंग के जो एक्स काय हैं उसको एक्स गुणसूत्र कहा। ये जो देख रहे हैं एक्स काय बाद में चल करके एक्स गुणसूत्र के नाम से जाना गया। और वो बताए कि जो टिड्डा होते हैं उसके नर में एक एक्स कम होता है, ठीक ना, और मादा जो होती है उसमें 2 एक्स पाया जाता है। और यही 2 एक्स जब रहेगा तो वो मादा टिड्डा का निर्माण करेगी, और 1 एक्स और दूसरा 0 का मतलब कुछ नहीं। तो 1 एक्स अगर रहेगा टिड्डा में यानी वो नर होगा। तो नर में कम गुणसूत्र रहता है और मादा में ज़्यादा रहता है। जैसे कि यहाँ पर भी देख रहे हैं टिड्डा में टोटल 24 गुणसूत्र रहता है टिड्डा में, जिसके द्विगुणित कोशिका में 22 और 2 सेक्स क्रोमोसोम नर में होते हैं। सॉरी, मादा में देख रहे हैं 22 और 2 24 एक्स देख रहे हैं। लेकिन नर में जो होते हैं वह 22 है और प्लस एक ही सेक्स क्रोमोसोम है जो कि X0 के नाम से जाना जाता है। तो ही इसमें क्या हुआ कि टिड्डा के जो नर होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, टिड्डा में 23 हो गया और मादा में कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये जो संख्या है ये भी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो भी क्या कर रहा है, यहाँ पर वैरी कर रहा है। अब कहता है कि गुणसूत्र के प्रकार लिंग निर्धारण के आधार पर, यानी जो लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की भूमिका के आधार पर गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक गुणसूत्र को कहा जाता है अलिंग गुणसूत्र। अलिंग यानी ऑटोसोम्स कहे जाते हैं। अलिंग माने नहीं, लिंग का मतलब सेक्स,
लिंग, यानी ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्माण नहीं करते हैं। यानी लिंग बच्चों में या जो भ्रूण होते हैं फर्टिलाइजेशन के समय, जब फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद में वैसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्माण नहीं करते हैं उसको छोड़ करके दूसरा कोई काम होता है, दूसरे जितने भी काम होते हैं विभिन्न अंगों का निर्माण करना, वह इसी पर डिपेंड होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलिंग क्रोमोसोम या ऑटोसोम्स कहा जाता है। देख रहे हैं कि छोड़ करके बाकी सभी गुणों का निर्धारण करते हैं, उसको ऑटोसोम्स कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल मनुष्य में, तो मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होता है। अब 46 में जो अलिंग गुणसूत्र है, जैसे कि मादा यहाँ दिया हुआ है, इधर नर दिया हुआ है, 2 टेबल बना करके, तो मादा में जो अलिंग गुणसूत्र होता है यानी ये कितना होता है 44। तो यह जो अलिंग गुणसूत्र है ये लिंग का निर्धारण नहीं करेगा। उसी तरह से नर में भी जो अलिंग होते हैं 44 होते हैं द्विगुणित कोशिका में, और अगुणित कोशिका में इसी की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है, यानी 22 हो गया। तो जो गैमिट होते हैं उसमें एक हो गया, कोई एक ही ना रहेगा, एक से दोनों एक में एक साथ नहीं रह सकता है, तो 22 और 1 23 हो गया। जो गैमिट होते हैं जैसे कि अंडाणु हो गया, तो अंडाणु में 23 हो गया, 22 अलिंगी गुणसूत्र, 1 लिंग गुणसूत्र। उसी तरह से नर में युग्मक यानी जो शुक्राणु होते हैं उसमें 22 आपको ऑटोसोम्स अलिंग हो गया, और 1 जो है लिंग होगा, चाहे वह X हो या Y हो, दोनों में से कोई एक रह सकता है। यानी 50% शुक्राणु X वाला होगा और 50% शुक्राणु क्या होंगे, Y वाले होंगे। जबकि मादा में जो अंडाणु होगा वो सब एक ही प्रकार का होगा और वो सब X वाला ही होगा, यानी 100% अंडाणु उसमें X कॉम्बिनेशन वाले होंगे। तो यह हो गया अलिंग गुणसूत्र। दूसरा है लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र को एलोसोम्स भी कहा जाता है। जो गुणसूत्र जीवों के लिंग निर्माण करती है, यानी जिसकी भूमिका लिंग निर्माण में होती है, उसको हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसमें था कि जो नहीं करता है तो अलिंग हो गया, जो करता है गुणसूत्र उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं कि मनुष्य के जो द्विगुणित कोशिका में है उसमें 2 गुणसूत्र ऐसे हैं जो कि लिंग गुणसूत्र है। ये या तो मादा का निर्माण करेंगी या ये तो नर का निर्माण करेंगे। अगर X होगा तो वो मादा होंगी, XY होगा तो वो नर होंगी। तो यही चीज़ कहता है कि अब यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है और इस टेबल में ये अलग अलग जीवों को दिखाया गया है। जैसे मनुष्य है तो 46 क्रोमोसोम टोटल, एक कोशिका में 46 होता है। ड्रोसोफिला है 8 होता है, टिड्डा है उसमें 24 है, मुर्गा है उसमें 78 है, और आपको मधुमक्खी है उसके मादा में 32 होता है और नर में 16 होता है। तो इस तरह से आपको ये टेबल बनाया गया है। अब यहाँ पर एक उसके नीचे जो है सब में द्विगुणित और अगुणित कोशिका भी 2 तरह की होती है। एक द्विगुणित कोशिका डिप्लॉयड, और अगुणित का मतलब हैप्लॉयड। जैसे युग्मक जो होते हैं शुक्राणु और अंडाणु जो युग्मक होते हैं वो अगुणित हो गया। ड्रोसोफिला में भी उसी तरह से द्विगुणित और अगुणित। टिड्डा में भी वही चीज़ है। द्विगुणित का मतलब कि उसमें गुणसूत्र सेट में रहता है, पेयर में रहता है, और अगुणित का मतलब कि गुणसूत्र उस सेट में से कोई एक ही रहता है, उसमें एक ही सेट रहता है। अब जैसे मादा है तो मादा में ये जो लाइन देख रहे हैं अलिंग वाला गुणसूत्र वाला है और नीचे वाला है लिंग गुणसूत्र का है। वही चीज़ है नर में भी वही अलिंग और लिंग का यहाँ बना हुआ टेबल है। इसमें आप देखेंगे कि यह जो द्विगुण मनुष्य में जो है द्विगुणित वो कितना है तो 44 है ऑटोसोम्स, और एलोसोम्स कितना है 2 है, यानी 44 और 2 कितना हो गया 46 हो गया। वही गैमिट में आधा हो जाएगा, इसका 44 का आधा 22 और इसका आधा 1, तो 22 और 1 23 हो गया। इसी तरह से नर में भी 44 और 2 46 हो जाएगा, लेकिन नर में ये लिंग गुणसूत्र XY के नाम से जाना जाता है। शुक्राणु जो होंगे उसमें 22 ऑटोसोम्स होंगे, यानी लिंग को छोड़ करके बाकी अन्य
काम करेंगे और इसमें एक जो होगा एक्स होगा तो वो फीमेल का निर्माण करेंगे, फीमेल शिशु का, मादा शिशु का, और ये वाई वाले जो है नर का। अब इसमें सबका अलग अलग हम लोग देखते हैं। इसमें ड्रोसोफिला है तो यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, टिड्डा का है तो यहाँ दिया हुआ है, मुर्गा का है तो यहाँ दिया हुआ है, मधुमक्खी का है तो यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको यह जो टेबल दिया हुआ है उसमें ये सारे चीज़ बताए जा रहे हैं। अब इसी को एक डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा हम लोग इसको देख लेते हैं। सेम यही चीज़ है, लेकिन ये लिखा हुआ है वर्ड में, उसमें चित्र के द्वारा उसको दर्शाया गया है। तो ये देख लीजिए इसको। देखिए इसमें चित्र में वही दर्शाया गया है जो लिखा हुआ था कि किस तरह से जो मनुष्य होते हैं या ड्रोसोफिला है या टिड्डा है, उसमें ये किस तरह से वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य है तो उसमें एक्स वाई का लिंग गुणसूत्र सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद देख रहे हैं ड्रोसोफिला है, उसमें भी एक्स वाई देख रहे हैं ना, नर में एक्स वाई है। उसके बाद टिड्डा है तो टिड्डा में देखिएगा एक्स जीरो का है इसमें। उसके बाद मुर्गा का देख लीजिए तो मुर्गा में जेड डब्ल्यू है सिस्टम क्रोमोसोम का, और मधुमक्खी का है जिसमें कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम कहलाता है, यानी द्विगुणित अगुणित टाइप का होता है। अब नीचे वाले में देखिए फीमेल और मेल में लिखा हुआ है कि कितना क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसे फीमेल में है तो 44 + XX, 44 क्या हो गया, अलिंग गुणसूत्र हो गया, और XX क्या हो गया, लिंग गुणसूत्र, यानी 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 46 हो गया। उसी तरह से मेल है तो मेल में 44 + XY है लिखा हुआ। ड्रोसोफिला में आइएगा तो ड्रोसोफिला में टोटल 8 होता है, जिसमें मादा में आपको 6 + XX है यानी 8 हो गया, और नर में 6 + XY हो गया। उसी तरह से टिड्डा में कितना होता है, 24 होता है, तो 24 में से आपको 22 + XX जो है नर में है, सॉरी मादा में है, और 22 + X, जीरो का वैल्यू हटा दीजिए, तो इस ये किस में है, नर में है। इसी को ना टिड्डा को ही ना देखे थे हेनकिंग कि टिड्डा में या कीटों में 50% जो शुक्राणु था उसमें एक्स नहीं था और 50% में था, तो जो नहीं था वो नर था, नर का निर्माण किया, जो उसमें था डबल एक्स था वो मादा का निर्माण किया। मुर्गा में देखिए उसके मादा में ही 2 तरह का हो गया। ये समय देखिएगा कि नर में 2 तरह का है, उसमें मादा में 2 तरह का है, जेड और डब्ल्यू सेक्स क्रोमोसोम है, 76 है अलिंग, ठीक। उसी तरह से नर में जेड है। और इसमें मधुमक्खी में क्या है कि इसमें कोई लिंग गुणसूत्र नहीं है, अलिंग ही है, यानी मादा में जो द्विगुणित होता है उसमें 32 होता है, और नर में आपको कितना है, 16 है। तो इस तरह से ये आपको। अब हम लोग आगे देखते हैं इसकी क्रिया विधि, यानी लिंग निर्धारण करने के लिए कौन सी क्रिया विधि होती है। अब हम लोग देखते हैं कि लिंग निर्धारण की क्रिया विधि मतलब जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने प्रकार से लिंग का निर्धारण करने में सहायता करते हैं, कौन कौन सी ऐसी विधि है। तो जैसे कि इसमें प्रथम है नर विषम युग्मकता, द्वितीय है मादा विषम युग्मकता, और तृतीय है अगुणित द्विगुणित क्रिया विधि। प्रथम में है नर विषम युग्मकता का मतलब हो गया कि नर में 2 भिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे, नाम से ही स्पष्ट है। नर विषम, विषम माने अलग अलग, भिन्न, और ऐसा और युग्मक यानी इसमें नर में 2 भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा। जैसे उस टेबल में भी दिया हुआ, इस डायग्राम में भी दिया हुआ है, देख लीजिए किस किस तरह से एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो डायग्राम। अब जैसे इसमें भी 2 केस है, एक ऐसे नर होते हैं जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, जैसे कि X और Y हो गया,
जैसे कि मनुष्य और ड्रोसोफिला में होता है। अभी चार्ट में हम लोग देखे हैं कि एक्स और वाई होता है, तो इसमें जो गैमिट बनेगा ऑटोसोम्स प्लस एक्स, यानी मनुष्य अगर है तो मनुष्य में 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 एक्स रहेगा, यानी 23 हो गया। उसी तरह से दूसरा जो शुक्राणु बनेगा, यानी दो तरह का बनेगा, 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। तो 22 ऑटोसोम्स हो गया प्लस 1 हो गया वाई क्रोमोसोम, यानी 23 हो गया। तो नर में दो तरह के शुक्राणु बनेंगे, जिसका ये हो गया एक्स वाई सिस्टम इसको कहते हैं, और दूसरे में होता है X0, जैसे कि टिड्डा में होता है। तो हेनकिंग जो बताए थे कि 50% जो शुक्राणु होते हैं उसमें एक ऐसी रचना होती है एक्स काय जो नहीं पाया जाता है, तो वही हो गया कि उसमें केवल ऑटोसोम्स रहेगा, सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र उसमें नहीं रहेगा, तो वो X0 हो जाएगा। तो वो भी तो एक प्रकार हो गया कि उसमें लिंग गुणसूत्र है नहीं। और दूसरा हो गया A प्लस एक्स हो गया, यानी ऑटोसोम्स प्लस एक्स हो गया। तो ये हो गया नर विषम युग्मकता, जो कि इन सभी जंतुओं में पाए जाते हैं। मादा विषम युग्मकता का मतलब हो गया कि जैसे इसमें नर में दो तरह के होते थे युग्मक, इसमें मादा में दो भिन्न प्रकार के युग्मक यानी अंडाणु बनेगा। अब कैसे बनेगा? तो जिसे जो लिंग गुणसूत्र होता है नर में XY और X0 के नाम से जाना जाता है, मादा में ZW और Z0 के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें X0 देख रहे हैं। अब ZW किस में होता है? तो पक्षी में देखे थे, मुर्गा वाले में देखे थे हम लोग कि उसमें ZW पाया जाता है उसके मादा में, यानी मादा में दो तरह के अंडे बनेंगे और नर में एक ही तरह का बनेगा। इसमें नर में दो तरह का बन रहा है, मादा में एक ही तरह का बन रहा है अंडा। इसमें पक्षी में जो लिंग निर्धारण होगा वो मादा पर डिपेंड करेगा, और मनुष्य में ड्रोसोफिला में टिड्डा में इसमें जो नर या मादा जो होगा उसके लिए नर उत्तरदायी होगा, मादा उत्तरदायी नहीं होगी, क्योंकि मादा में तो एक ही तरह का अंडाणु बन रहा है और नर में दो तरह का बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ZW किस में है? तो पक्षी, कुछ कीट, मछली, सरीसृप में पाए जाते हैं। इसमें देख रहे हैं Z0, तो इसमें उसी तरह से A प्लस Z और A प्लस 0, कुछ तितली और मौत में ये केस आते हैं। उसके बाद अगुणित द्विगुणित क्रिया विधि, इसमें क्या होता है कि लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। जो द्विगुणित हो गया यानी जिसमें क्रोमोसोम सेट में रहा, पेयर में रहा, जोड़ा में रहा, तो वो द्विगुणित होगा तो वो मादा होगी, और जो अगुणित हो गया जिसमें आधा गुणसूत्र हो गया N हैप्लॉइड हो गया वह नर होगा। अब जैसे मधुमक्खियों में, वैस्प में, चींटियों में ये सब जो है ये इस तरह से पाया जाता है, यानी मादा जो होगी वो द्विगुणित होगी और नर जो होगी वो अगुणित होगी, इसमें दिखाया गया है। तो इतना जो है ये लिंग निर्धारण क्या होता है और लिंग निर्धारण की क्या क्रिया विधि होती है। अब इसमें देखना है दो अलग अलग जंतुओं में कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, और जो ये देख रहे हैं मादा में, इसमें सॉरी ये जो अगुणित द्विगुणित वाला यानी मधुमक्खी में जो देख रहे हैं उसमें कैसे होता है। तो अब हम लोग उसको देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये क्वेश्चन पूछता भी है परीक्षा में कि मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन करें। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण की क्रिया विधि है, देखिए डायग्राम में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं कि नर में जो लिंग निर्धारण होता है वह नर विषम युग्मकता पर की क्रिया विधि पर होता है, अर्थात XY पर होता है, यानी नर में दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। अब जैसे मान लिया कि इधर हो गया नर हम ले लिए और इधर हम लोग मादा ले लिए, तो नर में कितना गुणसूत्र हो गया? 44 ऑटोसोम्स प्लस XY हो गया। मादा में कितना हो गया? 44 ऑटोसोम्स प्लस XX हो गया। अब इसमें जो युग्मक बनेंगे वह दो प्रकार का बनेगा। नर विषम युग्मकता है
तो ही कहता है कि नर में दो प्रकार के युग्मकों, जैसे 22a प्लस एक्स, यानी इसका आधा हो जाएगा 22a प्लस एक्स, और दूसरा हो जाएगा 22a प्लस वाई, 22a प्लस वाई हो जाएगा। ये युग्मक बन गया। तो इस तरह का युग्मक बनेगा इसमें। जबकि मादा में जो है एक ही तरह का युग्मक बनेगा, अर्थात 50% शुक्राणु जो हो गया X युक्त हो गया, अब 50% शुक्राणु जो हो गया Y युक्त हो गया। मादा में एक ही तरह का बनेगा, कौन सा? तो 22a प्लस एक्स बनेगा। इसमें एक ही तरह के अंडाणु बनेंगे। तो ये हो गया क्या? अंडाणु बन गया, युग्मक बन गया। और ये सब क्या हो गए? दो तरह के शुक्राणु बन गए। इसीलिए ना ये नर विषम युग्मकता कहलाता है। दो तरह का 22a प्लस एक्स और 22a प्लस वाई। अब कहता है कि यह जो अंडाणु है वह एक्स या वाई धारी क्रोमोजोम, यानी एक्स और वाई धारी क्रोमोजोमों में से निषेचित होने की प्रयत्ता बराबर बराबर रहती है। यानी यह जो है दोनों से निषेचित हो सकता है, इससे भी निषेचित हो सकता है और इससे भी निषेचित हो सकता है। दोनों से ये निषेचित हो सकता है। तो जब ये अलग अलग शुक्राणुओं के द्वारा निषेचित होगा, जैसे ये और ये मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? 22a प्लस एक्स और एक्स, सॉरी 44 ना, 44a प्लस एक्स हो गया, एक्स एक्स हो गया। तो देखिए मादा में इस तरह से है 44a प्लस एक्स एक्स, और यही अंडाणु अगर इस शुक्राणु के साथ मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 44a प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो ये जो शिशु बन रहा है, ये शुक्राणु अंडाणु हो गया और ये इसका शिशु हो गया। तो शिशु में क्या प्रायिकता होगी? शिशु जो बनेंगे, बालक या बालिका होने की प्रायिकता 50-50% होगा। 50% ये बालिका हो गया, ये 50% जो है बालिका हो गया, अब 50% ये क्या हो गया? बालक हो गया, बालक हो गया। दिख रहा है ना कैसे कैसे मिल रहा है, कौन किससे एक्स एक्स से मिल रहा है तो बालिका, और एक्स से वाई से मिल रहा है तो बालक हो रहा है। तो इसमें कह सकते हैं कि मान लिया कि किसी दंपत्ति को, किसी माता पिता को पहले से 8 पुत्री है, उसको मान लिया कि पहले से 8 पुत्री है, तो जो आने वाली जो संतान है, 9वीं जो संतान होगी वो क्या होगी? अनुमान लगा सकते हैं लोग, इसी में आशा में रहेगा कि पुत्र होगा, पुत्र होगा, लेकिन फिर हो सकती है पुत्री, पुत्र भी हो सकता है। कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शिशु में बालक या बालिका होने की प्रायिकता 50-50%, यानी जिस तरह का शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा उसी तरह के। मान लिया किसी को पहले से एक पुत्र है, तो उसका जो दूसरी संतान होगा वो पुत्र होगा कि पुत्री होगा? 50-50% दोनों का चांस बन रहा है। पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का, 2 प्रकार के शुक्राणु है, अब जो शुक्राणु उस अंडाणु के साथ फ्यूज हो जाएगा वो बनेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नर ही उत्तरदायी होता है संतान उत्पत्ति में, यानी संतान बालिका है कि बालक है, उसके लिए मादा उत्तरदायी नहीं होता। ये मिथ है, अवधारणा है कि मादा ही नर या ये बालिका, बालक या बालिका को जन्म देती है। लेकिन यहाँ पर क्या साबित हो रहा है? वैज्ञानिक प्रूफ हो रहा है, वैज्ञानिक ढंग से, कि नर ही उत्तरदायी होता है बालक या बालिका के लिए, न कि मादा। तो ये आपको है दिया हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मधुमक्खी के में लिंग निर्धारण। अब हम लोग देखते हैं कि मधुप में या मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है।
तो मधुमक्खी में अगुणित और द्विगुणित जो क्रियाविधि होती है, अभी हम लोग पढ़े हैं, उसके द्वारा होती है। अर्थात जो नर होते हैं वो अगुणित होते हैं, उनका निर्माण अनिषेचित अंडाणु से होता है, और जो मादा होती है द्विगुणित होती है, जिसका निर्माण शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने से होता है। अब यहाँ पर मान लिया कि ये नर है और इधर मादा है। अब कहते हैं कि नर में होता है गुणसूत्रों की संख्या 16 होता है और मादा में 32 होता है ना। उसमें देखिए जो नर, ये मधुमक्खी जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक हो गया क्या, नर हो गया, दूसरा हो गया रानी मक्खी, और तीसरा श्रमिक हो गया। तो ये जो नर है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, और मादा में दोनों आ जाता है, जो रानी मक्खी है और जो श्रमिक है वो दोनों आ जाता है। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि ये जो नर होते हैं, अब देखिए इसमें दूसरा है, नर जो होते हैं उसमें क्या हो रहा है कि समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री हो रहा है यहाँ पर, तब जाकर के इसमें ये शुक्राणु बन रहे हैं। ये युग्मक बन गया, इसमें 16 गुणसूत्र रहेगा। मादा में बन रहा है क्या, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस का मतलब हो गया अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो ये अंडाणु बन रहा है, शुक्राणु में भी कितना गुणसूत्र है, 16 है, और अंडाणु में भी कितना है, 16 है। अब कहता है कि जो ये शुक्राणु है ये आपको इसके साथ मिल जाएगा। ये अगर इसके साथ मिल जाएगा तो 16 और 16 32 हो गया, ये 32 हो गया, जायगोट बन गया। ये बनेगा क्या, मादा। मादा में जैसे कि देखिए उसमें मादा उधर दिखाई दे रहा है। मादा जो है उसमें कौन है, रानी मक्खी भी है और श्रमिक भी है। लेकिन जो अंडाणु अगर ये निषेचित नहीं हुआ, ये निषेचन यहाँ पर हो रहा है, ये क्रिया जो हो रही है क्या हो रही है, निषेचन हो रहा है। तो निषेचन हो रहा है तो ये मादा बन गई, और इस अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ, तो निषेचन नहीं हुआ, इसको हम लोग कहते हैं क्या, अनिषेक जनन। अ माने नहीं या निषेक माने निषेचन, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, अनिषेक जनन हो रहा है। बिना निषेचन के ये क्या हो जाएंगे, किस में डेवलप हो जाएंगे, तो यह बन जाएंगे नर में, ये डेवलप हो जाएंगे। नर को ड्रोन भी कहा जाता है। तो देखिए इधर जो दिखाया गया है कि मादा के जो निषेचित अंडे हुए वो मादा बन गए शुक्राणु के साथ मिलकर के, और जो अंडाणु आपको निषेचित नहीं हुआ वो नर बन गए। क्लियर है। तो इसका विशिष्ट लक्षण क्या है, तो यह जो नर संतान हुआ, ये जो नर संतान हुआ इसके पिता हैं, ये बिना पिता का पुत्र है। देख रहे हैं ना, पिता का शुक्राणु तो मादा बना दे रहा है, जहां भी वो अंडाणु के साथ निषेचित होगा वो मादा बना देगा। तो ये समझिए कि बिना पिता का पुत्र है, कहीं से इसका रिश्ता नहीं है। और यह जो पिता हैं वो बिना पुत्र के पिता हैं, पुत्री के पिता हैं, लेकिन पुत्र, इनसे पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकता है। जब भी होगा पुत्र उत्पन्न तो किससे होगा, मादा से ही होगी। क्लियर। लेकिन यहाँ पर दिखा हुआ है कि नर संतान के पिता नहीं होते। ये जो नर संतान है इसके पिता नहीं है, वो माता है, अतः उनके पिता का भी पुत्र नहीं हो सकता। ये पिता हैं तो ये पिता का भी पुत्र नहीं है, ये मादा संतान हो गई, यानी पुत्री हो गई। पुत्र तो इससे नहीं उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके दादा तथा पोता हो सकते हैं। अब कैसे दादा और पोता हो सकते हैं, तो फिर यह जो आगे बढ़ेगा
ये फिर जब आगे बढ़ेगा तो जो निषेचित हो जाएगा वो मादा, जो अनिषेचित हो जाएगा वो नर हो जाएगा, होगा ना। तो इसके दादा हो गए और इसके पोता ये हो गए, तो मादा से ही वो नाती कर सके तो नाना हो सकते हैं या इसके नाती हो सकते हैं। कहने का अर्थ है पिता और पुत्र नहीं हो सकता है। ये भी दूसरा जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें भी वही दर्श दिखाया गया है दूसरे तरीके से कि किस तरह से नर में समसूत्री विभाजन होता है तो शुक्राणु बनता है, मादा में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अंडाणु बनता है। ये अंडाणु और ये शुक्राणु मिल जाते हैं तो मादा संतान उत्पन्न होती है, और जो अंडाणु बिना निषेचन के रह गया वो नर बनता है, ड्रोन बनता है। यह जो संतान होती है नर संतान, इसके पिता नहीं होते हैं, यानी इस पिता के कोई पुत्र नहीं होता है, लेकिन इसके जो है आपको नाती या इस नाती के नाना हो सकते हैं। क्लियर। तो यही है आपका क्या, मधुमक्खी का ये लिंग निर्धारण। इसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। माने ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लिंग निर्धारण ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो इसको आप देख लीजिए।